नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 4 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, एनालिसिस करवाऊँ, बिना इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट का नहीं करवाता हूं। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे बिना कोई काट छांट किए हुए हूबहू दिख जाते हैं। इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज तीनों ही शिफ्ट में अपने फैक्ट का अच्छा दबदबा रहा। करीब 19 क्वेश्चन तक पहुंच गए, पहले वाले में तो 20 पहुंच गए थे, है ना। तो अच्छा दबदबा कह सकते हैं फैक्ट का। तो फैक्ट ध्यान से सुनिए, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सभी के सभी प्रश्न जो है तपेश तिवारी जी दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल में इन्हें एक्टिव पाएंगे। तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, तपेश तिवारी जी। और व्हाट्सएप पे एक प्रिंस कुमार नाम का बालक है, इन्होंने भी क्वेश्चन काफी सेंड किए हैं। तो इन दोनों बालक को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक प्रश्न पूछा गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? कौन नहीं जानता, है ना। तो ये कहाँ पे? गुजरात के अंदर। नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी को ही मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है ना। अब इसका नाम बदल दिया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये स्टेडियम जो है दुनिया में इस समय सबसे बड़ी स्टेडियम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आपका IPL का फाइनल मैच 2023 वाला हुआ था, जो IPL का 16वां संस्करण था। CSK वर्सेस आपका GT था, है ना। GT जो है रनर अप रहे थे और CSK जो है विजेता रहे थे। यहाँ पे आपका डकवर्थ लुइस पद्धति का इस्तेमाल हुआ था। डकवर्थ लुइस पद्धति जो है ये क्रिकेट में इस्तेमाल होता है और 15 ओवर के खेल हो गया था, जिसमें CSK को विजेता घोषित किया गया। ठीक है भाई। इसके अलावा गुजरात का अन्य आकर्षण में आएंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? स्टैचू ऑफ यूनिटी मिलेगा। ये कहाँ पे है? एकता नगर केवड़िया के अंदर। केवड़िया पुराना नाम, एकता नगर नया नाम। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, आप सभी जानते हैं, जो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है ना, जो नर्मदा नदी के तट पे है। आपसे कई दफा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी को MP का जीवन रेखा कहा जाता है। अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम दिशा में बहती है ना, भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये सब नर्मदा नदी की विशेषता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी है। सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, ये तीनों के तीनों आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा मैं अभी क्या बता रहा था, जो आपका केवड़िया का नाम है ना, केवड़िया का नाम जो आपका एकता नगर हुआ है, ये क्यों हुआ है जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए। 31 अक्टूबर को आप जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी जानते होंगे कि किसके जन्मदिन पे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। तो इसी कारण केवड़िया का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा और आएंगे गुजरात में आकर्षण, है ना। तो गुजरात में आपको पालीताना का जैन मंदिर मिलेगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर मिलेगा। ये मोढेरा इंडिया का 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव है, यानी यहाँ पे सोलर एनर्जी 24 घंटा अवेलेबल है। इसके अलावा आप जाएंगे तो गुजरात में आपको कच्छ के रण मिलेंगे, काठियावाड़ी प्रायद्वीप मिलेगी, रानी का भाव मिलेगा, एशिया की सबसे बड़ी CNG टर्मिनल भावनगर मिलेंगे, भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र मिलेंगे, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र मिलेंगे, आनंद डेयरी मिलेंगे। ये सभी कहाँ मिलेंगे? गुजरात के अंदर मिलेंगे। मारो गुजरात, हमारो गुजरात। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, सुनील कोठारी को 2019 में कौन सा अवार्ड मिला है? इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है। गुरु केलू चरण महापात्रा अवार्ड जो है सुनील कोठारी को मिला है। एक बच्चा इसका क्षेत्र बोल रहा था, है ना, कि क्षेत्र पूछा गया है। तो अगर इसका क्षेत्र पूछा गया होगा, है ना, तो ये क्षेत्र से क्या होगा भाई? इनका क्या काम था कि ये कई सारे नृत्य जैसे भरतनाट्यम, सतरिया, है ना, इसके अलावा कथक में भी इन्होंने काम किया है। तो बहुत सारे नृत्य के ऊपर जो है ये लेखन का काम करते थे। ठीक है, लेखन का काम करते थे, है ना। तो इनके लिए इसे 2019 में गुरु केलूचरण महापात्रा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुरु केलूचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य के जो है प्रमुख नर्तक हैं और इन्होंने सृजन नामक स्कूल भी खोले थे, है ना। ओडिसी नृत्य जहाँ पे सिखाया जाता है, सृजन संस्था नाम है इनका, संस्था का नाम है ना। तो ये क्वेश्चन में बताएगा कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है। तपेश ने लिखा है सुनील कोठारी को किस लिए मिला अवार्ड, है ना। तो किस लिए? तो लेखन करता है। एक बच्चे ने बोल रहे हैं कि किस क्षेत्र में, तो हो सकता है कि ऑप्शन में
क्षेत्र दिया हो, लेखन, गायन, नर्तक, इस प्रकार के, तो बताइएगा क्या ऑप्शन में था। इसके अलावा गुरु केलुचरण के महापात्रा पुरस्कार भारत के उन सभी कलाकारों को दिया जाता है जो दुनिया भर में संगीत, सिनेमा, रंगमंच, नृत्य आदि में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। ठीक है। इसके अलावा 2019 के लिए यह पुरस्कार और भी जो है मतलब म्यूजिशियन को दिया गया है, जैसे तबला वादक हरमोहन खुंटिया को दिया गया है। अब हरमोहन खुंटिया आपके लिए VVI हो जाएगा तबला वादक में आने वाले शिफ्ट के लिए। दुर्गा चरण, सुनील कोठारी, लीला वेंकट रमन, इन सभी को जो है आपको गुरु केलुचरण महापात्रा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। गुरु केलुचरण के अनुसार महापात्रा सृजन नामक संस्था के भी संस्थापक हैं, जो मैंने आपको बता दिया है कि गुरु केलुचरण महापात्रा जो है ये आपका सृजन नामक संस्था के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। इनके अलावा सौरव गांगुली की बायोग्राफी, आज ही मैंने सारे खिलाड़ी की बायोग्राफी जो है एक एक करके पढ़ लिया था। हाँ है ना, मैं भैया मैं कृष्ण का कोई ये ऋतिक रोशन नहीं हूँ कि 10 मिनट में पढ़ लूंगा, ऐसे ही मजाक किया था, लेकिन मैंने आपको जो है ये रिवाइज जरूर करवा दिया था कि किसका कौन सी किताब है। यहाँ तक कि सानिया मिर्जा है ना, जो भी खिलाड़ी हैं उनकी किताब, परसों चौथे रोज मैंने नेता की सारी किताब बताया था, आज मैंने पहले 2 शिफ्ट में एनिशिएंट बुक बताया, तो बुक से क्वेश्चन कहाँ जाने वाली। तो सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सौरव गांगुली को हम दादा भी कहते हैं, है ना, ये हमारे भूतपूर्व इंडिया के कैप्टन रहे हैं। इनके अलावा सौरव गांगुली अभी अभी जो है BCCI के अध्यक्ष पोस्ट से मुक्त हुए हैं और अपने जगह पे है रोजर बिन्नी साहब को रख के गए हैं। तो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ठीक है भाई। प्लेइंग इट माय वे, ये सचिन तेंदुलकर की किताब है। दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। दूसरे स्थान पे कुमार संगकारा है, तीसरे स्थान पे पोंटिंग है, चौथे स्थान पे सनत जयसूर्या है, पांचवें स्थान पे विराट कोहली है, छठे स्थान पे महिला जयवर्धन है। इस प्रकार से आप नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा बिलीव किसके हैं? बिलीव व्हाट टॉट मी क्रिकेट इन लाइफ, इस प्रकार से किताब का नाम है। ये सुरेश रैना साहब का किताब है। जब इनको IPL में सिलेक्शन नहीं मिला था, इस वाला नहीं पिछला IPL में, तभी जो है ये किताब का विमोचन करवाए थे। इनके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह साहब का किताब है ना, युवराज सिंह साहब है ना, ये इनको पता ही होगा कि बीमार हो गए थे। इनके अलावा 281 एंड बियॉन्ड, ये BVS लक्ष्मण की किताब है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 281 रन लगाए हैं। इनके अलावा एस अगेंस्ट ओड्स, ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। सानिया मिर्जा जो है शोएब मलिक के पत्नी है ना। शोएब मलिक कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल के जो है पुस्तक है। सनी डेज सुनील गावस्कर साहब के पुस्तक है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव साहब के पुस्तक है। कपिल देव साहब ODI में टेस्ट शतक लगाने वाले इंडिया की तरफ से पहला, T20 में पहला शतक आपका सुरेश रैना, और टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लाला अमरनाथ लगाया था इंडिया की तरफ से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जो मतलब दोहरा शतक जो इंडिया की तरफ से पहले लगाया ना, वो सचिन ही लगाया है। ठीक है भाई। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला साहब। अभी 2-3 दिन पहले गांधी मंडेला पुरस्कार जो दलाई लामा को मिला है, वहां पे मैंने इनकी बात कर ली थी। ठीक है। तो आज 2 किताब पूछा है इस शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में नृत्य से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो एग्जामिनर को परख पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने 57 वीडियो वाला सीरीज को फॉलो किया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, गारंटी के आधार पे बता रहा हूं, मतलब आज के आए हुए क्वेश्चनों के आधार पे बता रहा हूं भाई। ठीक है। आज तीनों शिफ्ट में जो है फैक्ट काफी धूम मचाए, और यहां तक कि 20-20 क्वेश्चन, 25 में अगर आपने 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कहीं से पा जाओ कि भाई ये हमने पढ़े हैं एग्जैक्ट, तो क्या ही टेंशन बढ़ती है भाई। अगर 5 में 2 तिक्को लगा दिया, 2 सही हो गया, तो भी निगेटिव में नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, घाटा के सौदे नहीं है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से, तो अगर आपको ये 57 वीडियो वाली सीरीज चाहिए तो नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके पूरे प्ले लिस्ट पे विजिट करके वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका आपको PDF भी चाहिए तो PDF का भी लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके 25 रुपये में इसे बाय कर सकते हैं। हमारा 57 क्लास की नोट, साथ ही साथ है ना 10 से 12 जो है टॉपिक वाइज नोट, इसके अलावा जो एनालिसिस CHSL का हुआ, CGL का हुआ और जो MTS का हो रहा है, तो ये सारे के सारे मात्र 25 रुपये की हैं। तो जिनको बाय करना है वो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध गुरु हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। इनके अलावा
नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है ना। इनके अलावा नेल्सन मंडेला 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यह पूर्णतः विदेशी है जिन्होंने भारत रत्न अचीव किया था। हालांकि भारत रत्न जो है आपका मदर टेरेसा भी 1980 में प्राप्त की है, लेकिन इन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी थी, तो ये भारतीय हो गया। हालांकि मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली थी, ठीक है। ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, उत्तर प्रदेश में एक राज्य सरकार के एग्जाम में, कि मदर टेरेसा का जन्म स्थान किस देश में है, तो अल्बानिया बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान है, तो ये भी पूर्णतः विदेशी नहीं है, इसीलिए पूर्णतः विदेशी जो है आपके नेल्सन मंडेला साहब हो जाएंगे। इनके अलावा भारत का पहला महिला ग्रैमी अवार्ड, आज ही बात करा हमने इसको, आज ही बात करा पहले शिफ्ट में, जब पंडित रविशंकर को पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तभी मैंने ग्रैमी अवार्ड को रिलेट कर दिया था। मुझे पता है ना आगे क्या सोचेगा, वहां तक मैंने पहले ही सोच लेना है भाई, है ना। तो भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड तन्वी शाह को दिया गया था महिला में। हालांकि फाल्गुनी पाठक को भी मिला है ना। सावन में वाला गीत सुने होंगे ना आपने, सावन में, इस प्रकार से। सबसे पहले 1968 में भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए दिया गया था। तत्पश्चात पंडित रविशंकर साहब को 99 में ये जो दिया गया आपका कौन सा भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे, सितार से संबंधित है। भारत में जो नाटू नाटू सॉन्ग है, जो RRR पिक्चर के गीत है, नाटू नाटू नाटू, तो इस पिक्चर को 2023 के लिए अभी हालिया ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो इस पिक्चर से तो एक तो ये पूछा जाता है कि किसको मिला है, तो आप बता देते हो नाटू नाटू नाटू। एक आपसे पूछता है कि इस म्यूजिक के जो है, इस मतलब ये सॉन्ग के कंपोजर कौन है, तो आप बताओगे MM किरवानी। इसे नोट कर लो, लिख लो, एग्जाम में आएगी भाई, है ना, कि RRR पिक्चर की जो गीत है आपका नाटू नाटू, इसके कंपोजर कौन है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगला हमारा भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर हो गया। मतलब अब कौन कौन जीते हैं ये बता रहा हूं। तो भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर साहब जीते हैं पहली बार। सोनू निगम साहब 2017 में जीत लिए, मुबारका के लिए। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब 2008 में, जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया भारत सरकार की तरफ से, गोल्डन ड्रम प्रोजेक्ट के लिए जीते थे। इसके अलावा AR रहमान साहब जय हो के लिए एक बार, और एक बार आपका स्लमडॉग मिलियनियर इसी के लिए, जय हो के लिए। और वर्ष 2022 में और 2023 में दोनों में डिवाइन टाइट्स के लिए आपका जो है रिकी केज, ये चेन्नई के रहने वाले हैं, इन्होंने जीते हैं आपका कौन सा ग्रैमी अवार्ड। तो ये सभी भारतीय हैं जो ग्रैमी अवार्ड के विजेता हैं। इसके अलावा अगर एक झलक नोबेल पे दे दूं, क्योंकि भाई आज ग्रैमी की बारी तो कल नोबेल की भी बारी हो सकती है। आइए, नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। ये प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियन हुए जिन्होंने साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, ठीक है। इसके अलावा भारत के तरफ से 1930 में सर CV रमन साहब को मिला था आपका रमन प्रभाव के लिए, फिजिक्स के अंदर, है ना, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फिर 1969 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा के सेक्टर में। किस लिए भाई, तो इन्होंने जो है DNA को संश्लेषित किए थे आपका प्रयोगशाला के अंदर, DNA को, ठीक है। वैसे DNA का खोज करेगा तो क्या बताओगे, वाटसन एवं क्रिक बताओगे, वाटसन एवं क्रिक बताओगे। और DNA कोशिका में कहां रहता है, आप लोगों के ऊपर कर्जा क्वेश्चन रहा, बताइएगा। एक जगह मैं बता देता हूं, DNA कोशिका के न्यूक्लियस में रहते हैं। दूसरी जगह आपको बताना है, ऑप्शन देता हूं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गोल्जी बॉडी। ये 4 ऑप्शन है, आपको DNA कहां मिलेगा। इसके अलावा 1983 में चंद्रशेखर साहब को मिला, 2014 में कैलाश सत्यार्थी साहब को मिला, है ना। इसके अलावा 2019 में बनर्जी साहब को मिला, है ना। तो ये कुछ, इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक्स के अंदर प्रथम नोबेल जीतने वाला अमर्त्य सेन साहब है, ये भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि इको के अंदर पहली बार भारत के लिए इको मतलब जो नोबेल है किसने जीता, तो आपको बताना है जी अमर्त्य सेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि MP में गोंड जनजाति दिवाली के बाद कौन सा नृत्य करता है, तो ये गोंचो नृत्य करता है, जो महिला के द्वारा की जाती है। MP में गोंड जनजाति की महिला आफ्टर दिवाली, है ना, वर्षा के उद्देश्य से ये नृत्य करती है। अगर ऐसे ही नृत्य आपको बिहार में कहे कि बिहार में वर्षा के उद्देश्य से वहां की महिला के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, चूंकि मैं बिहार से हूं और इस चीज को देखा हूं, तो बिहार में जो है वर्षा के उद्देश्य से महिला जो है जट जटिन, है ना, जट जटिन नृत्य करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा, है ना, गोंड जनजाति के अन्य नृत्य कौन करते हैं, सैला, कर्मा, सुआ, ये सब नृत्य जो है आपके गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। आपका कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। इसमें सुआ, कर्मा, सैला, ये तीनों नृत्य चूंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आपको जो है गोंड जनजाति मिलेगा, और कोई दूसरा कारण नहीं, यही कारण है कि
छत्तीसगढ़ में भी ये नृत्य आपको देखने को मिलेगा। राय नृत्य, रीना नृत्य, माच है ना, ठाठिया नृत्य है ना, ये सभी के सभी आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है भैया। इसके अलावा महाबोधि मंदिर कहाँ है ये आपसे पूछा गया है। महाबोधि मंदिर आपका बिहार के अंदर है। अब बोधि से समझ रहे हैं ना कि महाबोधि, बोधि मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो महाबोधि मंदिर बिहार के अंदर है। धमेक स्तूप ये बनारस के अंदर है, बनारस बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में है, उत्तर प्रदेश बनारस में। केसरिया स्तूप ये भी आपका बिहार में है और इसे सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। आपने रुमटेक स्तूप का नाम सुना होगा, आपने है ना, आपने जो लहासा इनका नाम सुना होगा, तो ये सब भी ध्यान रखना है। बिहार में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके नाम से मौर्य सम्राट अशोक का नाम जोड़ा जाता है। इसके अलावा स्तूप क्या होता है ये तो आपको पता है ना कि स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है बौद्ध धर्म में। तो चैत्य क्या होता है, ये धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र है बौद्ध धर्मावलंबियों का, यानी ये पूजा पाठ वाली स्थल होती है चैत्य मंडप। ठीक है। इसके अलावा जो आपका स्तूप होती है इसमें बुद्ध के महत्वपूर्ण कुछ अवशेष होते हैं जिसे संरक्षित कर रखे जाते हैं। ठीक है भाई। पालीताना का जैन मंदिर गुजरात में, अच्छा ये 2 बार हो गए, अच्छा नहीं मंदिर के बारे में बता रहा हूं। पालीताना का जैन मंदिर गुजरात में है। माउंट आबू जैन मंदिर राजस्थान में है, माउंट आबू। दिलवारा का जैन मंदिर इसका नाम है दिलवारा, दिलवारा है ना भाई। इसके अलावा पारसनाथ की चोटी है ना, यहाँ पे समेद शिखर है, ये कहाँ पे है, ये आपका झारखंड के अंदर है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल झारखंड में है। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में है, चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर है। मोहम्मद जो आपका लूटे थे 1025 में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, मोहम्मद गजनी। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल मैच कहां पे हुआ है। फाइनल मैच से क्या लगा रखा है, टिकट नहीं मिला होगा एग्जामिनर को देखने के लिए, है ना, तभी इतना ध्यान रख रहा है। ईरानी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मैच कहां हुआ था, तो ये ग्वालियर के कप्तान ग्वालियर के है ना, ग्वालियर के कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में हुआ था। यहाँ पे एक कॉमा डालेंगे, ग्वालियर के कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, ब्रोइन स्टेडियम कहाँ है, डीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है, बानखेड़े स्टेडियम कहाँ है। तो आपको थोड़ा सा जो है कंसस तो होना पड़ेगा भाई। देखिए पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई है तो बड़ा मजेदार चीज, लेकिन जब मजा लेंगे तब, बोझ समझेंगे ना तो मजा नहीं आता है। ईरानी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया है, टीम का नाम है। उप विजेता मध्य प्रदेश है। ये ईरानी ट्रॉफी हाल वाले के विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया, उप विजेता मध्य प्रदेश। ईरानी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी और अन्य के बीच में खेले जाते हैं, जो लगभग 5 दिनों तक ये खेल होती है ना। आप इसे जो है मतलब मिली जुली फॉर्मेट कह सकते हो। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी 2023 है ना, ये संतोष ट्रॉफी क्रिकेट का नहीं है भाई, कल ही बताया था। तो ये संतोष ट्रॉफी फाइनल मैच सऊदी अरब में हुआ है, इसलिए मैं रख लिया हूं कि भाई आपको न लगे कि संतोष ट्रॉफी है तो झारखंड में हुआ होगा। ये आपका जो है रियाद में हुआ है, सऊदी अरब के रियाद में किंग फतह है ना इंटरनेशनल स्टेडियम में, है ना, फहाद किंग फहाद इंटरनेशनल स्टेडियम। इसके अलावा कर्नाटक विजेता रहे मेघालय को हरा के, किसके, संतोष ट्रॉफी के। रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी अगर आपने रणजी में खेल लिया तो इंटरनेशनल मैच में आपकी जो है रास्ते साफ हो जाते हैं। जैसे भी कई सारे खिलाड़ी देखिए, ये जो क्या कौन है भाई, तिलक वर्मा जो है अभी सिलेक्ट हुए हैं, है ना, जैसा कि आप भी सुने ही होंगे, है ना। तो रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है, सौराष्ट्र पश्चिम बंगाल को हरा के। ये फाइनल मैच कहां पे हुआ था, ईडन गार्डन में जो है ये फाइनल मैच हुआ था आपका रणजी ट्रॉफी 22-23 वाला, है ना। इसके अलावा जो विजय, अच्छा पिछला रणजी ट्रॉफी अगर कोई कहेगा कि 21-22 वाले के विजेता तो एमपी था, महाराष्ट्र को हरा के। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता सौराष्ट्र हैं, लेकिन हराया किसको है, तो हराया है आपका जी, है ना, महाराज। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एक सेकेंड, ये किसके बीच हुआ था, एक सेकेंड, पश्चिम बंगाल। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 विजेता सौराष्ट्र। यहाँ पर भी जो है महाराष्ट्र ही आ रहे हैं जी, है ना, महाराष्ट्र फाइनल मैच में महाराष्ट्र ही आ रहे हैं, और ये फाइनल मैच में नरेंद्र
मोदी स्टेडियम में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का लर्न एंड अर्न योजना, मतलब कमाओ और सीखो योजना के तहत क्या शामिल नहीं है ना। ऑप्शन में जो है कुछ सामान का नाम दिया गया था कि ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा मोटे मोटे में बता दूं, इस पहल का उद्देश्य सबसे पहले है युवाओं को प्रशिक्षित प्रदान करना, प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण के दौरान ही युवा को स्टेपन दिया जाता है, भत्ता 8,000 से 10,000 भत्ता मिलेगी। तो अगर पैसा के बात होगा कि भाई आर्थिक मदद मिलेगी तो एकदम सही है, आर्थिक मदद दिया जाएगा, है ना। शैक्षणिक मदद मिलेगी तो ये भी सही है क्योंकि प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी, ये दोनों योजना आपके मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल साहब हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब, माफ कीजिएगा। तो ये है आपके मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, पैराथायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो पैराथायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पे आपको देखिए, पढ़ के थोड़ा सा देखिए, लंबा लाइन है ना। हाइपर पैरेथिलीमिडियम, इस प्रकार से नाम जो है आपको बीमारी हो जाता है, हाइपर पैरेथ्राइडिज्म, इस प्रकार से। ठीक है भाई, अब एक सिलेबस में तो नहीं बोल पाऊंगा ना, है ना। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन की कमी से और अधिकता से दोनों में बीमारी होता है। वो कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, तो आपने सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत। इस प्रकार से संस्कृत का एक श्लोक का एक पार्ट है कि कोई भी चीज अति जो है ना हमेशा वर्जित है, अति नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज में। तो या तो जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छाई है वो भी अगर अति हो गया ना तो वो भी दिक्कत हो गया। मान लीजिए श्वेत ब्लड सेल जो है, जो सफेद रक्त कण है, ये शरीर में बीमारी से लड़ने का काम करते हैं, यानी पहरेदारी करते रहते हैं। कोई भी बीमारी आया तो पहले झपक लेता है, उसके बस का है तो वहीं पे खत्म कर देता है, बस का नहीं रहा तब आप ग्रसित होते हो, तब आप दवाई वगैरह लेते हो, और जो इंटरनली प्रोसेस हमारा लड़ता रहता है व्हाइट ब्लड सेल, इसी कारण बुखार आता है। ठीक है, तो भाई ये भी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए ना तो भाई आदमी को ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। तो कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से पैराथायराइड हार्मोन जो है कम हो गया तो ये वाला बीमारी होगा, ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा कि यही ऑप्शन में था या फिर विकार का लक्षण दिया गया था। अगर आपको विकार का लक्षण दिया गया होगा तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि के पीछे में रहता है। ठीक है, और ये जो है आपके हड्डी में जो कैल्शियम होता है, या फिर कहिए कि शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है ना, इसको बैलेंस करने का काम करता है। जैसे आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा, तो ये क्या काम करता है भाई, तो ये शुगर को बैलेंस करता है हमारे शरीर के अंदर। उसी प्रकार से कैल्शियम को बैलेंस करने का काम जो है ये पैराथायराइड हार्मोन का है। ठीक है, अब2 ग्रंथि जो है ये आपका जो थायराइड से निकलता है ना, तो ये जो है हमारे मतलब आयोडीन की कमी वगैरह हो जाता है तो अब2 जो है आपका प्रभावित होता है, इससे घेंघा रोग होता है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, घेंघा नहीं, हाँ घेंघा ही होता है क्योंकि घोंघा तो जीव है, तो घेंघा रोग होता है ना। ग्लैंड भी कहते हैं इसे, गलगंड भी कहते हैं या फिर घेंघा कहते हैं। ठीक है, ग्वाटर भी कहते हैं इसे, है ना। तो ये हो जाती है आपके अब2 के विफलता के कारण, विफलता मतलब खराबी, ग्लीच आ जाना। इसके अलावा अगर पैराथायराइड ग्रंथि में ग्लीच आ गया है तो आपको जो ऊपर 2 बीमारी देखे बड़का लाइन वाला वो होगा, है ना। और पैराथायराइड ग्रंथि क्या करता है शरीर में, तो कैल्शियम को बैलेंस करता है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर को बैलेंस करता है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अच्छा, अब2 ग्रंथि आया ना, तो अब2 ग्रंथि के बारे में और क्या कुछ खास है, तो है ना साहब, खास की कोई कमी नहीं है। अब2 ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी क्या होती है, बहिःस्रावी क्या होती है, और ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा खाली तो यकृत हो जाता है, लीवर हो जाता है साहब, है ना, लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी आपका अब2, और सबसे बड़ी जो आपका मिश्रित ग्रंथि है ना, ये आपका अग्नाशय है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो अग्नाशय बता, अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, है ना, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करते हैं। ठीक है भाई, अग्नाशय भाई पंक्रियाज। इसके अलावा हॉर्स पावर शब्द किसने दिया था, आपने देखा होगा कितने हॉर्स की पावर पे चलते हैं भाई आपके जनरेटर, है ना, कितने हॉर्स पावर जनरेट करता है ना। तो ये जो हॉर्स पावर है ये कौन दिए थे नाम, तो ये जेम्स वाट दिए थे। जेम्स वाट भाप इंजन का आविष्कार किए थे। आपने चाय की केतली पर जो है ढक्कन फुदफुदाता हुआ देखा होगा बचपन वाली किताब में, यहीं से दिमाग
दिमाग इतने फास्ट लगाए कि भाई भाप इंजन का आविष्कार कर डाले, है ना। तो ये जेम्स वाट के सम्मान में ही जो है, जो शक्ति की मात्रक होती है वाट, जिसे हम W से इंडिकेट करते हैं, तो ये भी जेम्स वाट के सम्मान में ही लिखा गया है। देखिए W एक धातु को भी इंडिकेट करते हैं जिसका नाम है टंगस्टन, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये मात्रक है और ये धातु का है, ठीक है। तो भाई शक्ति की जो मात्रक है जेम्स वाट, उन्हीं के नाम पे आपका हॉर्स पावर भी दिया गया है, जो 746 वाट के बराबर होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का जन्म कहां से आया, तो यहीं से आया, इसी वाट से आया, ठीक है। तो अगर वाट की जानकारी होता तो आंसर हो सकती थी। इसके अलावा जेम्स वाट भाप इंजन के बनाए थे। इसके अलावा एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। ये आज से नहीं, बचपन से पढ़ते आए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में इंडिया को कितना गोल्ड मिला, तो 6 को गोल्ड मिला। पढ़ाए हैं ये पढ़ाए थे हम भैया CHSL वाली मतलब प्रैक्टिस सेट के दौरान ये वाला पढ़ाए थे, और मैंने ये बताया था कि ये जो जूनियर वाला है ये इंडिया मतलब 2023 में ये आपका हुआ था कोरिया में, और इंडिया में भी इस प्रकार की प्रतियोगिता हुआ है जो मैंने वहां पे बताया था। भारत को इस प्रतियोगिता में कुल 17 पदक मिले जूनियर वाले में, 6 गो स्वर्ण, 6 गो रजत, 6 गो स्वर्ण, 6 गो रजत, 5 गो कांस्य। यह प्रतियोगिता कोरिया के गैंगवान में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, ट्राइसेम कब लागू हुआ था, भाई ट्राइसेम डुआकारा ये सब बता चुके हैं ना, ट्राइसेम डुआकारा, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज, है ना। इसके अलावा नरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। अब कितने दिन बताऊं भाई, GD में पूरी लिस्ट तैयार करके दे दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो ट्राइसेम योजना 1980, ग्रामीण जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी जो नरेगा की बात कर रहे हैं, नरेगा का, तो ये 2006 में, ये 2005 के अधिनियम के तहत बना था। बाद में इसमें M शब्द यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा शब्द जोड़ के इसे महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना अधिनियम बनाया गया, मतलब योजना बनाया गया, ठीक है, मनरेगा बनाया गया। ग्रामीण इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आती है, 1993 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। अंत्योदय योजना 2000 में। अन्नपूर्णा योजना ये भी 2000 में आया था, ठीक है भाई। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का गायक है, ऑप्शन में बप्पी लहरी था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बप्पी लहरी। बड़े बड़े चैन पहनना, बड़ा चश्मा पहनना आपने देखा होगा। इसके अलावा पंचम दा का ओरिजिनल नाम क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो राहुल बर्मन, RD बर्मन का नाम सुने हैं ना, बहुत सारे कैसेट के पीछे आप देखे होंगे, है ना, RD बर्मन। तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले, पंचम दा कहते हैं इसे, तो ये बात भी ध्यान रखिए। मिथुन दा भी कहते हैं भाई, मिथुन दा, है ना भाई। इसके अलावा मिथुन तो खुद ही हीरो है भाई, इसे सभी जानते हैं। सरकार किसके ऊपर जवाबदेही होता है, तो हम कहेंगे जनता के ऊपर। अगर जनता ऑप्शन में है तो राइट आंसर यही होगा। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज भी एग्जैक्ट यही है कि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, तो जनता के प्रति, ठीक है भाई। क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में जीते हैं भाई, हमारा यहाँ राजतांत्रिक नहीं लोकतांत्रिक चलता है, हम प्रजातांत्रिक देश में जीते हैं भाई, है ना। तो हमारे प्रति ही सरकार की उत्तरदायी है, ठीक है। इसके अलावा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, कोई जो धन विधेयक है, कोई धन विधेयक है, इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इनके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 से एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता देना है कि भारत सरकार अधिनियम, इसमें बहुत सारे चीज से हम इंट्रोड्यूस किए हुए थे, और हमारा जो आजकल संविधान है ये अधिकांश चीजों को यहीं से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हालांकि हम कई सारे देश से भी तथ्यों को लिए हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा तथ्य जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है आपका अधिनियम से ग्रहण करा गया है। इस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, ठीक है भाई। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति की बंटवारा है ना, जैसे आपने वित्त आयोग सब क्या होती है, फंडिंग तो बांटने की है भाई इस संस्था की, भाई राज्यों को भी देना है ना। इस प्रकार से आप जानते हैं बहुत सारे चीजें, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध स्थापित करता है। तो ये जो राज्य और शक्ति के बीच में शक्तियों का बंटवारा है केंद्र राज्य के बीच में, ये आपका इंट्रोड्यूस कब हुए थे हम, ये हम हुए थे आप 1935 में, ठीक है भाई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में आया था, है ना, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, या फिर 1919 भारत सरकार अधिनियम कहिए। तो इसके तहत राज्यों में द्वैध शासन लाया गया था, जो 1935 में शामिल मतलब खत्म किया गया था। 1909 में मॉडल मिंटो सुधार होता है, इसमें आपका सांप्रदायिक चुनाव को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मतलब हिंदू अलग चुनाव करेंगे और मुस्लिम जो है अलग चुनाव करेंगे। भारत सरकार अधिनियम का मतलब भारत के संविधान के अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, ये बात मैंने अभी जिक्र कर लिया है। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व कितने किए थे, तो कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह जो है ये आपका जगदीशपुर के जमींदार थे,
है ना, और ये बिहार से नेतृत्व किए थे आपका 1857 के गदर में। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से बख्त खां और बहादुर शाह जफर एकमात्र मुगल शासक जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सामने आके लड़ा, ये है आपका बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल शासक था जिन्हें पकड़ के अंग्रेजों ने बर्मा के रंगून ले गए, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1857 में, है ना, ले गए थे पकड़ के। इसके अलावा इलाहाबाद से लियाकत अली, अब तो भाई प्रयागराज से, है ना, लियाकत अली। इसके अलावा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसी से भड़का था दंगा। लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय के गवर्नर थे, जो आगे चलकर, है ना, खुश होकर अंग्रेजों ने इसे वायसराय का पोस्ट दे दिया कि तुम जो है आज से वायसराय रहेगा, जा कैनिंग जा, आज से तुम वायसराय रहेगा। इसके अलावा यह जो आंदोलन है ये 10 मई को भड़का था, कहां से? मेरठ से। इसके अलावा इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत में जो मुगल वंश चलता आ रहा था 1526 से, है ना, कई सारे मुगल वंश की जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी हो रही थी, ये वाली सिस्टम खत्म हो गई, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह जो है इसे कैद करके रंगून ले जाया गया। इसके बाद दूसरी बात सबसे बड़ा कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके तहत हम लोग शासित होते थे। जहां लगान लेना है चलो भाई, जहां नहीं लेना है छोड़ो भाई, जिसको सताना है सताओ भाई। तो ये वाली जो सिस्टम है ना कि अब हमारा जो मामला है, हमारी जो मतलब शासन व्यवस्था है, अब इसके हाथ से हटके ये इंग्लैंड चला गया। अब ये इंग्लैंड के राजा और महाराजा जो भी राजा रानी रहेंगे, इनके द्वारा हम शासित होने लगे। ऐसा क्यों हुआ था मैंने बता दिया था, क्योंकि भाई इंग्लैंड वाले ने सोचा कि इसकी इतनी मजाल कि यहां तक आंदोलन कर दे तो हम कितने दिन और रह पाएंगे भाई, इसीलिए जो शासन व्यवस्था है ना अब यहां से कंट्रोल करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कभी भी हवा में ये उड़ा देगा, एक दो बार और ऐसे धुक्कर चला तो इतने मतलब काफी सफल हो गए थे हम इस आंदोलन में, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। इनके अलावा जादू गोरनी का नृत्य किसे कहा जाता है? भाई जादू गोरनी का नृत्य जो है मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। आपने भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देखा होगा ना, जो भस्मासुर को जला देता है ना, कि मतलब वो इतना अट्रैक्टिव रहती है ना, इसीलिए इसे इस नृत्य का नाम ही इसमें पड़ा है, जिसमें मोहिनी जो है भगवान विष्णु के रूप को दर्शाया गया है भाई। तो इसे में जो है इसे ही कहा जाता है जादू गोरनी का नृत्य। जादू गोरनी का दिव्य नृत्य या मन मोहने वाला नृत्य कहा जाता है मोहिनी अट्टम को। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में था कि नहीं? मोहिनी अट्टम केरल का प्रमुख नृत्य है, इसमें खाली महिलाएं ही भाग लेती है, इंपॉर्टेंट है। और सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे कठिन जो आपका इसमें जो आपका स्टेप है ये मोहिनी अट्टम में ही है ना। विष्णु की कीर्ति की जाती है, ये बात आप भी जानते हैं। भरतनाट्यम को पहले सादिर अट्टम कहा जाता था, ये बात नहीं भूलिएगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में भी और राज्य में भी। आज क्या हो गया एग्जामिनर को, इससे पहले लिटरेसी रेट पूछा था केंद्र शासित प्रदेश में भी राज्य में भी, तो वहां पे लक्षद्वीप और केरल आंसर था। इस बार पूछा है कि सबसे कम जो है आपका क्या सेक्स रेशियो, तो बता दिया था ना भाई, तो देखे होंगे तो मार दिए होंगे। तो ये पुडुचेरी में सबसे ज्यादा आपका सेक्स रेशियो है केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे कम कहेगा ना केंद्र शासित प्रदेश में तो दमन में होगा। तो इसका एक आंसर तो दमन हुआ और दूसरा आंसर हरियाणा हुआ। तो यहाँ पे लिखा है हरियाणा और दमन। हरियाणा और दमन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। इसके अलावा लिंगानुपात की बात करें तो भारत में ओवरऑल लिंगानुपात कितने हैं? 943 है ना। जनसंख्या घनत्व तो 382 है। और जो मतलब शहरी लिंगानुपात है ना ये 929 है और ग्रामीण 949 है। तो कल हो के अगर आपसे ये पूछ ले कि शहरी बताओ ग्रामीण बताओ तो भी चूक नहीं होना है। ओवरऑल 943, सिटी में 929 और ग्रामीण में 949। अब देखिए जो आपका सबसे कम न्यूनतम जो आपका लिंगानुपात है सबसे कम हरियाणा में है, दूसरा सबसे कम आपका जम्मू कश्मीर वाला की अब ये तो स्लॉट से ही हट गए, अब ये चला गया आपका कहाँ पे यूटी में चला गया है। तो दूसरा अभी सिक्किम हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से बहुत कम जो है आपका क्या है मतलब सेक्स रेशियो है। एक प्रश्न आपसे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है पूछा गया था। ये कोई बताने की बात है 1976 में। इस पर तो मैं सारा गोटी जड़ी बूटी पैरासीटामोल इसके अलावा डोलो इसके अलावा जो भी होते हैं बीकोसोल वगैरह रिवाइटल सब दे दिए हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा जिनको एग्जाम देना है। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे जो पेड है उनको तो मिलेगा ही, टेलीग्राम पे भी मिलेगा। थोड़ी देर जो है सब्र कीजिए, पीडीएफ लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा जो भी गलती हो जाती कहीं उसे करेक्ट करके देंगे भाई, नहीं तो आप लोग गलत पढ़ लोगे, है ना। तो ये सब सोचना पड़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।